Hello everyone, I am Nisha Arora. Welcome all of you in our channel Easy Easy Live. आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल एजुकेशन के कैंडिडेट्स के लिए आरपीएससी ने जो एक वैकेंसी निकाली थी 2018 में उसके पेपर के बारे में, स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द वर्ब्स गिवन बिलो ईच सेंटेंस। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ब्लैंक दे नॉट गो। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं डिड, डज, हैव, हैज़, हैव। तो हमारा ऑप्शन होगा डिड, क्योंकि यहाँ पे डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है। सेकेंड क्वेश्चन है ही ब्लैंक बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड। तो ये इन्फ्रेंस है और इसमें हमें क्या फिल करना था, ऑट, मस्ट, नीड या डेयर। तो हमारा जो आंसर आएगा ही मस्ट बी 30 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं थर्ड नंबर, ब्लैंक यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज। पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे ब्लैंक नॉट ब्लैंक हैज, ब्रैकेट में है, डिनर लास्ट नाइट। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा डिड और हैव। दे डिड नॉट हैव डिनर लास्ट नाइट। ये पास्ट सिंपल का इंडिकेशन हमारे पास दिया गया है, एडवर्बल्स दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, हार्डली ब्लैंक वी स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। ऑप्शंस आर हैज, हैव, हैड, डू। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 5 में वो हो जाएगा थर्ड, हार्डली हैड वी स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर हैड थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर ये हैड है और ये इसका थर्ड फॉर्म जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ आई ब्लैंक ए मैप आई ब्लैंक लेंड इट टू यू। सिक्स क्वेश्चन के हमारे जो इन दोनों ब्लैंक्स के जो ऑप्शंस हैं वो है हैव और वुड, हैड विल, हैड वुड, हैज विल। तो हमारा 6 में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैड वुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, इफ आई ब्लैंक नो, ब्रैकेट में, दैट यू वर कमिंग आई ब्लैंक यू एट द एयरपोर्ट। तो मीट का हमें वर्ब बताना है, क्या इसमें वर्ब्स फिल होंगी। सो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है हैड नॉन, वुड हैव मेट, न्यू, मेट, हैड नॉन, हैव मेट, न्यू, वुड हैव। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, हैड नॉन, वुड हैव मेट। इफ वाला सेंटेंस है तो इफ आई हैड नॉन, यदि मुझे पता होता, दैट यू वर कमिंग, कि तुम आ रहे थे, आई वुड हैव मीट यू एट द एयरपोर्ट। तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे मिलने आता या मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, अनलेस यू ब्लैंक हार्ड यू ब्लैंक पास। हमारे पास ऑप्शंस हैं कंडीशनल सेंटेंस के, वर्कड नॉट पास, वर्क विल नॉट पास, वर्क नॉट पास, नन ऑफ दीज। तो 8 में हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वर्क एंड विल नॉट पास। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, एक तरफ प्रेजेंट सिंपल है और एक तरफ फ्यूचर सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ आई ब्लैंक इन योर शूज आई वुड वेट अ बिट। ऑप्शन है वॉज एंड शुड बी एंड वर। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वर आ जाएगा। बिल्कुल इजी सा सेंटेंस है, इफ आई वर इन योर शूज आई वुड वेट ए बिट। नंबर 10, इफ ही ब्लैंक गेट देयर इन टाइम। ऑप्शन है रैन, विल, रन्स, वुड, रन्स, मस्ट। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी इसे आसानी से सही कर सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ऑप्शंस को देख लो, आपका आंसर ऐसे क्लियर हो जाना है। रैन और विल तो आ नहीं सकता, रन्स और वुड हो नहीं सकता, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है। मस्ट को हम देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो ये हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ प्रेजेंट सिंपल है, दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। नंबर 11 नंबर क्वेश्चन, नो वन ब्लैंक टू ऑफर हेल्प। फ्रेजल वर्ब का यूज करना है। ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा हमारा नो वन केम अपॉन टू ऑफर हेल्प, कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आया था। ठीक है, ही वॉज नॉट एबल टू ब्लैंक व्हाट वेंट रॉन्ग। तो यहाँ पे आंसर में हमारे पास हो जाएगा फिगर आउट। ही वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट व्हाट वेंट रॉन्ग। वो इस कंडीशन में नहीं था, इतना समर्थ नहीं था, योग्य नहीं था कि वो इस चीज़ों का पता लगा सके कि क्या गलत हो गया था। ही इज़ अ स्कूल, 13 नंबर क्वेश्चन है, ही इज़ अ
स्कूल ड्रॉप आउट, ठीक है, हम बहुत बार ये टर्म पढ़ते हैं, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के बारे में पता लगाया जाता है, लिस्ट बनाई जाती है, उनके बाद उनसे उनके घर घर जाके सर्वे किए जाते हैं। मोस्टली ये राजस्थान में जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मोस्टली इनकी पॉलिसी होती है कि अगर कोई ड्रॉप आउट स्टूडेंट है जो मिड सेशन में छोड़ के चले जाते हैं किसी रीज़न से, तो उनको कैसे वापस स्कूल की तरफ लाया जाए। तो ये ड्रॉप आउट वर्ड जो है वो स्कूल के टर्म से ईजिली कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप अपना एक अंदाज़ा भी इस पे लगा सकते हैं, बट एक्चुअल आंसर भी इसका यही है आरपीएससी का दिया हुआ। नंबर 14 क्वेश्चन है, द फ्रेजल वर्ब टेक आफ्टर मीन्स। टेक आफ्टर का मतलब है ना, तो यहाँ पर बताना है 14 नंबर का जो है आंसर क्या होगा, टेक आफ्टर का मीनिंग क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है लीव द ग्राउंड, टेक आफ्टर यानी ग्राउंड को छोड़ देना है, लुक आफ्टर देखभाल करना है, रिजेंबल इन कैरेक्टर और अपीयरेंस, और रेप्रीमेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, रिजेंबल इन कैरेक्टर और अपीयरेंस, ठीक है। नंबर 15 क्वेश्चन है, द फ्रेजल वर्ब कीप अप विद मीन्स। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा स्टे एट द सेम लेवल एज समवन और समथिंग। कीप अप विद, ठीक है, किसी चीज के साथ स्टैंड बाय करना, किसी चीज के साथ रहना, स्टे एट द सेम लेवल, उसी जगह पर रहना, एज समवन और समथिंग, चाहे उस जगह पे कोई है उसके बराबर खड़े रहना, या कोई चीज है जो जहां पड़ी है उसके वहीं पर पड़े रहने देना। तो दोनों ही सेंस में कीप अप विद आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे करेक्टली ज्वाइन कौन सा सेंटेंस नहीं है वो देखना है, विच सॉरी कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्टली ज्वाइंड। 16 to 18 नंबर में क्वेश्चन में हमें यही चीज देखनी है। No sooner had we boarded the train than it started to move. No sooner did we boarded the train than it started to move. No sooner had we boarded the train than it moves. No sooner had we boarded the train when it started to move. तो हमारा 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ये होगा, No sooner had we boarded the train it started to move, ठीक है। एक तरफ तो हमें सेकंड फॉर्म इस दोनों ही तरफ देखने को मिल रही है, नो सूनर हैड वी बॉर्डर्ड, ये पास्ट परफेक्ट का इंडिकेशन है, ये पास्ट सिंपल का है, ठीक है। यहाँ पर आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, ही इज स्लो बट ही इज श्योर। श्योर इसको हमने आंसर्स देखने हैं, ही इज स्लो एल्स ही इज श्योर, ही इज स्लो नोर ही इज श्योर, ही इज नीदर स्लो बट ही इज श्योर, ठीक है, श्योर। अब 17 का आंसर हमें देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट दिया गया है, ही इज स्लो बट ही इज श्योर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 18 क्वेश्चन, हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग, हार्डली डिड आई एंटर द रूम व्हेन द फोन रैंग, हार्डली आई एंटर्ड द रूम एंड द फोन रैंग, हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन वॉज रिंगिंग। तो अब हमारे पास 18 में आंसर आ जाएगा इसका 1, hardly had I entered the room when the phone rang। क्वेश्चन नंबर 19-20 में हमें करेक्ट कनेक्टिव्स को चूज करके लिखना है, ब्लैंक टेक इट, ब्लैंक लीव इट। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, बोथ हैंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, दो यट। तो हमारे पास जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 19 नंबर में 3, ईदर, टेक इट और लीव इट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, आई रेड द पेपर ब्लैंक इट इंटरेस्ट मी, आई रीड द पेपर ब्लैंक इट इंटरेस्ट मी, इन स्पाइट ऑफ, सो दैट, नीदर, बिकॉज। तो 20 में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिकॉज। आई रीड द पेपर, मैं पेपर पढ़ता हूँ, बिकॉज इट इंटरेस्ट मी, क्योंकि मुझे इससे इंटरेस्ट मिलता है, आनंद मिलता है। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, choose the correct alternative for the following simple sentences to transform it into a complex sentence. He owed his success to his father. He succeeded because his father helped him. His success was only due to his father. He and his father succeeded. It was owing to his father that he succeeded. है ना, तो इसका जो हमारा आंसर है 21 का वो क्लियर कट है, आराम से हम देख पा रहे हैं कि इसका आंसर हो जाएगा ये, इट वॉज ओइंग टू हिज फादर दैट ही succeeded। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, पिक द सिंपल सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही वर्कड हार्ड दैट ही माइट पास द एग्जामिनेशन।
अब इसके ऑप्शंस देखिए, he worked as hard as he could so that he might pass the examination. Second option है he worked hard because he wanted to pass the examination. Third है he worked hard to pass the examination. Four option है he worked hard so that he could pass the examination. तो हमारा 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा he worked hard to pass the एग्जामिनेशन. थर्ड नंबर इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट करते हैं 23rd नंबर क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस टू ए सिंपल सेंटेंस. अब हमें एक कंपाउंड सेंटेंस दिया गया है जिससे हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है. वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लीव. यहाँ पे ये कंपाउंड की निशानी है और हमारे पास में अब हमें बनाना है सिंपल सेंटेंस. वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लीव. तो यहाँ पर हमारा जो 23rd का जो आंसर हो जाएगा वो इजी है. वी मस्ट ईट टू लिव. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस इन ए कंपाउंड सेंटेंस. बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस ही केप्ट इट. अब हमें इसे एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो 24 में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ही नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस बट ऑल्सो ही केप्ट इट. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन. पिक द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एडवर्ब टू. दीज मैंगोज आर सो चीप दैट दे कैन नॉट बी गुड. फर्स्ट ऑप्शन इज दीज मैंगोज आर टू गुड टू बी चीप. These mangoes are too cheap so that they are not good. These mangoes are too cheap to be good. These mangoes are too good so they are cheap. तो हमारा 25 में जो आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड. These mangoes are too cheap to be good. 26 नंबर क्वेश्चन लेते हैं. चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग. I wish I had the wings of a dove. है ना, तो यहाँ पे विश किया जा रहा है. हमें अब एक ऐसा सेंटेंस बनाना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को. ओ आई विश्ड आई हैड द विंग्स ऑफ अ डव. हैड आई बट विंग्स. हाउ आई विश आई हैड विंग्स. ओ फॉर द विंग्स ऑफ अ डव. तो हमारे पास 24 में जो आंसर होगा ओ फॉर द विंग्स ऑफ अ डव. 26 का 4 नंबर हो जाएगा. लेट वी टॉक अबाउट 27 नंबर क्वेश्चन. द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस into a complex sentence is spare the rod and spoil the child. अब इस सेंटेंस को हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. ऑलरेडी हमें ये कंपाउंड में दिया गया है. तो 27 के जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं. 27 के जो ऑप्शंस हैं स्पेयर नॉट द रोड, स्पॉइल नॉट द चाइल्ड. हमें नेगेटिव नहीं बनाना है. इफ़ यू स्पेयर द रोड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड. ठीक है, you spare the road and spoil the child. On sparing the road the child will be spoiled. तो हमारा जो आंसर है 27 का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर 2. इफ यू स्पेयर द रोड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 से 32 में हमें बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव चॉइसेस दी गई हैं. लेट वी सी द क्वेश्चन. विच इज द करेक्ट सेंटेंस इन सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री में हमें कौन सा सेंटेंस जो है वो सही दिया गया है. द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड. नो अदर बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल. द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग. द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड. तो 28 में हमारा क्या आंसर हो जाएगा. द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्वेश्चन को. सॉरी, it expanded so much. Which is the correct sentence in the comparative degree? Of the two languages I am learning, I find English the easiest. Of the two languages I am learning, I find English easy. Of the two languages I am learning, I find English the easier one. Of the two languages I am learning, I find English the more easy. तो हमारा जो आंसर है इसका वो क्या हो जाएगा 29 का, वो होगा हमारा थर्ड. कि दो लैंग्वेजेस में जो मैं पढ़ रहा हूँ सीख रहा हूँ आई फाइंड इंग्लिश द ईजियर वन. दोनों में से एक की जो निकाल कर आएगा आंसर ईजियर कंपैरिजन है वो ईजियर. 30th number question. The correct sentence in the positive degree is this razor is sharper than that one. No, this razor is not as sharp as that one.
दिस रेजर इज द शार्पेस्ट ऑफ ऑल, दैट रेजर इज शार्पर देन दिस वन। तो हमारा 30th का जो आंसर होगा वो हो जाएगा नंबर 2, दिस रेजर इज नॉट एज शार्प एज दैट वन। 31 number question, choose the correct sentence in the positive degree. It is not the easier to walk as to run. Walking is as tiresome as running. Walking is more tiresome than running. Running is the most tiresome than walking. तो 31 में हमारा जो आंसर आने वाला है वो होगा वॉकिंग इज एज टायरसम एज रनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, which is the correct sentence in the comparative degree? The higher you go, the cooler it gets. Higher you go, the cooler it gets. Higher you go, cooler it gets. The higher you go, cooler it gets. तो डिफरेंस देखिए माइन्यूट सा ही है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है। तो बट हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ये होगा, द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स। देखिए यहाँ पर दा होता और यहाँ दिया गया, यहाँ नहीं दिया गया, यहाँ नहीं दिया है, यहाँ भी नहीं दिया है, तो दोनों ही कंडीशन में नहीं है, है ना, यहाँ पे भी नहीं है। तो हमारा आंसर वैसे भी यही है, द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स। नेक्स्ट देखिए, विच इज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब हमें प्लस का ट्रांसक्रिप्शन बताना है। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है। प्लस का जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 प्लस। इसका ट्रांसक्रिप्शन आरपीएससी ने जो दिया है। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एक्सेंट इज। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा 4 एक्सेंट। 35 द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रेथ इज। ठीक है, रेथ। 35 में हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा रिथ। ये हो जाएगा, ठीक है, रिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क द सेकेंडरी स्ट्रेस इन द वर्ड एग्जामिनेशन। सेकेंडरी स्ट्रेस को बताना है हमें, है ना। तो यहाँ पर इसमें एग्जामिनेशन का जो ऑप्शन होगा हमारे पास 36 में जो स्ट्रेस का है वो हो जाएगा एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर 1 एग्जामिनेशन। 37 द न्यू प्राइम मिनिस्टर हैज बीन एबल टू बियर डाउन ऑल ऑपोजिशन। बियर डाउन का मीनिंग बताना है हमें, इस सेंटेंस में क्या आता है। 37 में हमारे जो ऑप्शन हो जाएगा ओवर थ्रो, ऑप्शन नंबर 4 बियर डाउन का हो जाएगा ओवर थ्रो। 38 नंबर क्वेश्चन, कॉल इन अ डॉक्टर इमीडिएटली। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है ना, डॉक्टर से रिलेटेड, हमने लास्ट एग्जाम में जब किया था, है ना, 2016 वाले में, 16 वाले में नहीं, 2013 वाले में जब किया था तभी ये क्वेश्चन था, उसमें मिलता जुलता सा कॉल इन का मीनिंग, डॉक्टर से सेंटेंसेस था मीनिंग, थोड़ा घुमा फिरा के था, बाकी सिंपल था इसी से रिलेटेड। 38 में हमारा जो आंसर हो जाएगा कॉल इन का मतलब जो होगा वो होगा हमारा समन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा समन, बुलवाना उनको, सेंड फॉर के सेंस में। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, मार्क द प्राइमरी स्ट्रेस इन द वर्ड इम्पॉर्टेंट एज अ वर्ब। import as a verb, not important. Mark the primary stress in the word import as a verb. import। तो 39 में हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा import। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, From his attitudes, it is clear that he wants to pay off old scores. To pay off old score in the sentence means of to pay off old scores. इसमें सेंटेंस का मीनिंग बताना है, to have his revenge, to pay the money, to score marks, settle new matters। तो हमारा 40 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा to have his revenge। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, giving oneself airs means in disorder of confusion, ready to act, बिहेविंग एरोगेंटली, आउट ऑफ हिज माइंड। 41 में आंसर होगा बिहेविंग एरोगेंटली, गिविंग वन सेल्फ एयर्स, बिहेविंग एरोगेंटली। 42 नंबर क्वेश्चन, आई हैव अ बॉक्स फुल ऑफ पेंसिल, टू शो ओमिशन आई हैव विल बी रिटन एज। इसी है, 42 में तो बहुत इजी था, है ना। 42 में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर, आई हैव शॉर्ट में लिखा जाता है ऐसे। फिर है 43 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली एडिटेड सेंटेंस, वी डेकोरेटेड इन वाइट इन द किचन लास्ट ईयर।
We decorated the kitchen in white last year. We decorated last year the kitchen in white. The kitchen we decorated last year in white. तो हमारा 43 का जो आंसर होगा अप्रोप्रिएट वो होगा वी डेकोरेट द किचन इन वाइट लास्ट ईयर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44. फिल इन द ब्लैंक स्पेस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. ही ब्लैंक हिज फ्रेंड्स क्लेम. 44 में हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3. ही बैक्ड अप हिज फ्रेंड्स क्लेम. नेक्स्ट देखिए 45 से 48 तक के क्वेश्चंस में अप्रोप्रिएट वर्ड्स को फिलअप करना है. ब्लैंक्स दिए गए हैं. न्यू मीनिंग कैन ऑलवेज बी डेराइव्ड ब्लैंक गुड राइटिंग्स. ऑप्शन है ओन, अपॉन, फ्रॉम, विद. तो हमारा 45 में जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा 3. न्यू मीनिंग्स कैन ऑलवेज बी डेराइव्ड फ्रॉम गुड राइटिंग्स. नंबर 46 हिज ब्लैंक इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. 46 में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है हमारे पास एडवाइस, एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड. ठीक है. तो ये हमारा जो आंसर है वो ये आने वाला है एडवाइस. 47 नंबर क्वेश्चन. आई ऑलवेज ब्लैंक हिज करेज. 47 में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है एडमायरेशन, एडमायर, एडमायर्स, डिड नॉट एडमायर. तो हमारा आंसर है एडमायर. ठीक है. ही वॉज वियरी ऑफ फेलियर. 48 नंबर क्वेश्चन है. ही वॉज वियरी ऑफ फेलियर. इजंट ही, वॉजंट ही, डजंट ही, शुडंट ही. तो यहाँ पे सीधा साधा सा आंसर आएगा वॉजंट ही. 48 में 2, क्योंकि यहाँ पे वॉज वेरी फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे नेगेटिव बन जाता है उसमें टैग क्वेश्चंस में. तो वॉजंट ही. 49 क्वेश्चन नंबर जो है उसमें एक डायलॉग दिया गया है फ्रेंड्स के बीच में, दो जो अपने कॉलेज लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं. अब इस डायलॉग को हमने कुछ अल्टरनेटिव से फिलअप करना है. हरी कहता है हाउ इज योर कॉलेज लाइफ गोइंग ऑन. राम सेज इट इज नाइस एंड रिलैक्स्ड एंड योर्स. हरी सेज नॉट सो गुड. देयर इज नो ब्लैंक इन आवर कॉलेज. स्टूडेंट्स ब्लैंक एंड दे डोंट लेट अस स्टडी. तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं. बंकिंग इन द कॉलेज, आर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस, बंक देयर क्लासेस, डिसिप्लिन, अ लॉट ऑफ बंकिंग, बंकिंग, नॉट डिसिप्लिन. तो हमारा जो ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा 49 का वो हमारा ऑल्टरनेटिव आएगा इसमें 2 कि डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस तो नहीं है हमारे कॉलेज में और स्टूडेंट क्या करते हैं, दे बंक देयर क्लासेस. ठीक है. अब देख चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे. अगेन इट इज अ कॉन्वर्सेशन. कॉन्वर्सेशन है टू फ्रेंड्स की अबाउट अ टीवी प्रोग्राम. पिक द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. अगेन Ranu says, hello Shashi, how are you? Shashi says, I'm fine, thanks. And you? Ranu says, I'm fine too. What? Blank. Shashi says, nothing special, just blank. Sleeping and watching the TV. Conversation simple सा है. Doing these days, looking at the net. Are you doing flicking past the nest? Past the net. Am I doing these days surfing on the net? Are you doing these days surfing the net? तो हमारे पास इसका जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज. फर्स्ट में ब्लैंक में और उसकी जो फ्रेंड है शशि जो रिप्लाई देती है जस्ट सर्फिंग द नेट, स्लीपिंग एंड वॉचिंग द टीवी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51. इसमें हमसे पूछा गया है पैटर्न के बारे में, सो का पैटर्न के बारे में. वी एट ऑरेंजेस क्विकली. बहुत इजी सा पैटर्न है. ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारी एडवर्ब है. तो अब आप देखिए SVOA कहाँ दिया गया है, वो ये है 51 में 2 नंबर पे. 52 नंबर क्वेश्चन है द क्लास टुक ए टेस्ट. दिस पैटर्न ऑफ दिस सेंटेंस इज. 52 में हमारा जो आंसर है बहुत सिंपल सा है. अगेन इट इज आवर सब्जेक्ट, टुक हमारा वर्ब, अ टेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा SVO. 53 नंबर क्वेश्चन द स्काई ग्रू डार्क. तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है क्या पैटर्न होगा. द स्काई सब्जेक्ट, ग्रू वर्ब, डार्क इसका कॉम्प्लीमेंट. तो 53 का आंसर जो हो जाएगा वो होगा 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैट लिक्ड द सॉसर क्लीन. द कैट लिक्ड द सॉसर क्लीन. तो कैट वाला जो हो गया सब्जेक्ट, लिक्ड हमारा वर्ब, द सॉसर ऑब्जेक्ट, क्लीन कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. SVOC 54 में 3 SVOC.
लेट वी टॉक अबाउट 55 नंबर क्वेश्चन। ये MHM का पार्ट दिया गया है। एनालाइज द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ MHM। सम बेक्ड पोटैटोज, ये एक फ्रेज दे दिया गया है। अब हमें इसमें बताना है कौन सी चीज़ क्या है। तो 55 में हमारा जो ऑप्शन है वो होगा हमारा MMH, क्योंकि ये हमारा हेड वर्ड है पोटैटो। पोटैटो क्या है? हेड वर्ड है। ठीक है, और सम और बेक्ड ये दोनों ही मॉडिफायर हैं। ठीक है, ये दोनों ही मॉडिफायर हैं, प्री मॉडिफायर है, लेकिन एक साथ आए हैं MMH के सेंस में। लेट वी टॉक अबाउट 56 नंबर क्वेश्चन। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक। अब इसमें हमें बताना है क्या चीज़ है। 56 में हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा थर्ड, जिसमें हमारे MMHM दिए गए हैं, यानी कि ये जो द फर्स्ट, ये दोनों ही मॉडिफायर हैं। ठीक है, और चैप्टर जो हमारा है वो हेड है, हेड वर्ड है, और ऑफ द बुक जो सेंस है वो भी हमारा मॉडिफायर है। ठीक है, यानी यहाँ बात मेन चैप्टर के बारे में हो रही है। ठीक है, 56 का आंसर हो गया थर्ड। 57 के बारे में बात करते हैं। द टेबल इन द कॉर्नर। द टेबल इन द कॉर्नर का जो आंसर होगा हमारा 57 का वो हो जाएगा MHM। ठीक है, टेबल हमारा हेडवर्ड, दैट मॉडिफायर, इन द कॉर्नर ये भी मॉडिफायर है। ठीक है, ये पोस्ट मॉडिफायर है, ये दैट प्री मॉडिफायर हो गया है। अब हम बात करेंगे 58 नंबर क्वेश्चन की। माई एल्डेस्ट सन वॉज अ स्कॉलर। इन द सेंटेंस माई एल्डेस्ट सन इज, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में माई एल्डेस्ट सन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज आवर सब्जेक्ट। ठीक है, माई एल्डेस्ट सन आंसर है फर्स्ट। 58 दिया गया है। 59 के बारे में बात कर लेते हैं पहले। दे ग्राइंड एक्सीडिंगली स्मॉल क्वांटिटीज। exceedingly small in the sentence is a, what it is? subject, complement, object, predicator। तो 59 में हमारा जो सेंटेंस का जो आंसर होगा वो क्या होगा? these are the predicator। ठीक है, ग्राइंड के बाद में जो कुछ भी दिया गया है, ग्राइंड हमारा वर्ब है, और इसके बाद में जाने आने वाली कोई भी चीज़ है वो सारी प्रेडिकेटर होती हैं। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। दैट सक्सेस डिपेंड्स मेनली ऑन वर्क। दैट सक्सेस डिपेंड्स मेनली ऑन वर्क। तो 60 में जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें हमें इस फॉलोइंग पैटर्न को बताना है। ये सारी क्या चीज़ें हैं? तो ये हमारी हो जाएंगी SVAC के अकॉर्डिंग। ठीक है, सक्सेस हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, ये मेनली हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट। कहाँ गया? सक्सेस हमारा सब्जेक्ट, डिपेंड्स हमारी वर्ब, मेनली हमारा कॉम्प्लीमेंट, और ये जो वर्क है ओन वर्क, इसको हम एडवर्बल पार्ट में काउंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए नो वन स्पेंड्स मनी द वे यू डू। द अंडरलाइन पार्ट इज नाउन क्लॉज, प्रपोजिशनल क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बल क्लॉज। तो 61 में हमारा प्यारा सा जो आंसर आने वाला है वो है, RPSC ने चूज किया एडवर्बल क्लॉज को। ठीक है, नो वन स्पेंड मनी द वे यू डू, जिस तरह से तुम खर्च करते हो ऐसे कोई नहीं करता है, तो एडवर्बल क्लॉज है। ठीक है, जैसे तुम करते हो। एनालाइज द अंडरलाइन वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ MHM। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। इसमें हमें रोलिंग स्टोन के बारे में बताना है कि ये दोनों क्या चीज़ है। पोस्ट मॉडिफायर हेडवर्ड, प्री मॉडिफायर हेडवर्ड, हेडवर्ड पोस्ट मॉडिफायर, हेडवर्ड प्री मॉडिफायर। बहुत सिंपली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रोलिंग वर्ड है ये हमारा प्री मॉडिफायर है, स्टोन जो वर्ड है वो हमारा हेड वर्ड हो जाएगा। ठीक है, लेट वी टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन विच इज 63 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑलरेडी दिया गया है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये किसका जो एक ट्रांसक्रिप्शन है किस वर्ड का है। तो 63 में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा बाउट, ऑप्शन नंबर 2। 64 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्रीच। क्रीच के बारे में हमें बताना है, क्रिच क्रिच। तो यहाँ पे 64 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा क्रिश। क्रिश मुझे भी नहीं आ रहा, देखो है ना,
Sometime it happens. क्रैश, क्रेस, हम उसको क्या क्या बोलने लग जाते हैं ना, फिर भी चलो ये तो नहीं आ रहा था, क्रैश। 64 का जो आंसर है वो ये है, मेरे लिए भी सही हो गया है ना। तो इसका आंसर है हमारा 4 ऑप्शन। 65 में है द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रिसिप्ट इज रिसिप्ट, रिसिप्ट। 65 में जो आंसर होगा वो होगा रिसिप्ट। देखिए कितना फर्क होता है ना हमारे सोचने में और करने में, कि इसमें किस इसको पी को साइलेंट बनाएंगे। कई बार मैं भी ये सोचती हूँ कि अगर इन्होंने इतना साइलेंट रखना था तो लिखा ही क्यों भाई। चलो कोई बात नहीं, रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन है, एक्सेंट को तो फॉलो करते करते ही सीखना है। तो रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी स्पेलिंग्स हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन एक्चुअल में कुछ होती है, लेकिन हम कुछ और ही उसको अपने अकॉर्डिंग बना देते हैं। जैसे कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और हम शियम शियम बोलते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, शियम नहीं होता, सीयम होता है। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, है ना, इस तरह से होता है। तो वैसे ही रिसिप्ट है, रिसिप्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए ये रिसिप्ट, रिसिप्ट इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है। नेक्स्ट इज 66 नंबर क्वेश्चन, द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रिंकल, रिंकल। तो है ना, इसको बताना है 66 को। और ये देखिए इसकी कितनी प्यारी सी आंसर को बताया गया है, रिंकल। क्योंकि आर का जो आई का जो साउंड है, ई की जो मात्रा है वो स्मॉल है, फटाफट बोली जा रही है रिंकल, है ना। तो इस तरह से इसको बताया गया है, रिंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 से 70, पहले एक पैराग्राफ है प्यारा सा, उसको पढ़ लेते हैं। देयर हैज बीन फॉर सम टाइम ग्रोइंग क्रिटिसिज्म of the projection of women in photographs, advertisement and films. Advertisements in the print media as well as the films and television frequently rely on the feminine sex appeal to attract attention to products make uh, Casanovas of ordinary morals. Things are even worse in the films. Some of these unabashedly rely on sex for box office success, showing scantily attired women in provocative postures. In these as well as many advertisements, women clearly appear as object of erotic stimulation by showing heroes misbehaving with the heroines and getting away with it. Films invite emulation in real life in the molestation of women in public places. तो फेमिनिज्म के बारे में, वुमनहुड के बारे में, उनके साथ जो बिहेव किया जाता है उसके बारे में बात कर रहा है। फेमिनाइन सेक्स अपील इज यूज इन एडवर्टाइजमेंट्स टू, बड़ा एक करंट इशू भी है। देखी जाए तो बहुत सारे ऐसे सीन हम देखते हैं मूवीज़ में, वेब सीरीज़ जो आ रही हैं या टीवी पे हम देखते हैं, तो वो फैमिली बेस्ड नहीं होती है कि हम पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सकें, ऐसे नहीं है। तो इसका जो आंसर है 67 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा गेट द अटेंशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। फेमिनाइन सेक्स अपील इज यूज इन एडवर्टाइजमेंट टू, है ना। एडवर्टाइजमेंट में फीमेल सेक्स अपील क्यों डाला जाता है, अटेंशन करने के लिए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स का। फिर है अनअबैशली मीन्स, अनअबैशली मीन्स होता है विद ग्रेट शाइनेस, ओपनली, इनडिफरेंटली, विद नो साइन ऑफ बीइंग अशेम्ड। तो 68 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा विद नो साइन ऑफ बीइंग अशेम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज अंडरलाइन द हेल्दी इन्फ्लुएंस ऑफ फिल्म, द फैक्ट दैट फिल्म्स हैव nothing to do with the society's morals, harmful effects of bad films, the success for box office। तो 69 में हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैड फिल्म्स। ठीक है, 69 का थर्ड हो जाएगा। अब देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, द वर्ड एम्यूलेशन डज नॉट मीन कॉपिंग, इमिटेशन, कॉम्पिटिशन, नेग्लेक्ट। तो ऑप्शन है हमारे 70 के, तो वो हो जाएगा नेग्लेक्ट, इम्यूलेशन का। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अबंडन इज डिफ्यूज, डिस्ट्रैक्ट, डिसडेन, डिस्कार्ड। तो 71 का हमारा हो जाएगा डिस्कार्ड। 72 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू ऑब्सीन। ऑब्सीन का हो जाएगा इनडिसेंट, फ्रॉड, अनवांटेड, इंटीमिडेट। तो हमारे 72 नंबर का आंसर होगा वो होगा है इनडिसेंट। 73 नंबर क्वेश्चन, पिक आउट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ एंटीपैथी। तो 73 नंबर क्वेश्चन पे हमारा जो मीनिंग होगा वो हो जाएगा, इसका ऑपोजिट होगा एंटीपैथी का, वो होगा लाइकिंग। 74 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ एंटोनिम्स, एब्सर्ड, इनएडिक्वेट,
डल, despair, डीप, होलो, इस्टेब्लिश, डेमोलिश। 74 में आंसर्स जो हो जाएगा वो होगा इस्टेब्लिश, डेमोलिश। Let me talk about another question, 75 number, which is not a part of the structure of the classic ode. Strophe, antistrophe, eclogues, इक्लॉग्स, इपॉड। तो 75 में हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा इक्लॉग्स, यानी क्लासिक ओड किस स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होती हैं, इक्लॉग्स नहीं होता उसमें। स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और इपोड जो है वो क्लासिक ओड जो है उसके 3 पार्ट बताए गए, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी, इपोड, उसमें इक्लॉग्स नहीं है। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फिक्शनल जेनर? डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज, रोमांस, मेमोयर्स। तो हमारा 76 का आंसर होगा 3 नंबर, रोमांस जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्रामा? स्टेज क्राफ्ट, फीडबैक, कैरेक्टर, डायलॉग। तो 77 में हम देखें तो इसके कहीं पे भी हमें उसमें ड्रामा में फीडबैक की ज़रूरत नहीं होती है, स्टेज क्राफ्ट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, डायलॉग परफॉर्मेंस होती है। 78 नंबर क्वेश्चन, द 19th सेंचुरी अमेरिकन मूवमेंट ट्रांसेंडेंटलिज्म was not concerned with self-reliance, supremacy of insight, going back to nature, crude materialism। अब यहाँ पे नहीं कंसर्न नहीं था, 19th सेंचुरी का जो अमेरिकन मूवमेंट था वो किससे कंसर्न नहीं था। तो 78 में हमारा जो आंसर होएगा वो क्रूड मटेरियलिज्म से कनेक्टेड नहीं था, उसमें सेल्फ रिलायंस भी था, सुप्रीमेसी ऑफ इंसाइट भी थी, गोइंग बैक टू नेचर भी था, लेकिन क्रूड मटेरियलिज्म नहीं था। 79 number question, naturalism is the idea or belief that only natural laws and forces operate in the world, only spiritual laws and forces operate in the world, only supernatural laws and forces operate in the world, that neither natural laws nor spiritual laws operate in the world। तो 79 में हमारा जो आंसर आ रहा है वो है ये, only natural laws and forces operate in the world। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Bildungsroman is a literary genre that focuses on the coming of the age of protagonist, melodrama, myths, legends। तो 80 नंबर में हमारा जो आ जाएगा वो हो जाएगा द कमिंग ऑफ द एज ऑफ प्रोटैगोनिस्ट्स। 81 number question, the feminist movement in literature has not concerned on the role played by literature to support gender discrimination, the difference in the ways in which works of male writers and female writers have represented gender discrimination, accepting patriarchal norms and adhering to them in their writing, reason for lesser significance of the contribution of women writers in literary tradition। 81 में answer would be third, accepting patriarchal norms and adhering them to in their writings। 82 number question, the final solution is a famous play by महेश दलताने, आसिफ करिम्बो, गुरचरण दास, निज़िम अज़कील। 82 में हमारा जो आंसर आ जाएगा वो होगा महेश दलताने का है द फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रा बनर्जी दिवाकरणी इज लेटेस्ट बुक पब्लिश्ड इन 2019। देखिए 2019 में चित्रा बनर्जी से, क्योंकि इस बार तो सिलेबस में क्लियर मेंशन दिया गया, इतने ही इंडियन राइटर्स को देखना है, लेकिन फिर भी हमें कंटेम्प्रेरी राइटर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चित्रा बनर्जी दिवाकरणी के बारे में लेटेस्ट बुक के बारे में पूछा गया है। इनकी लेटेस्ट बुक का जो नाम है वो है 83 का जो आंसर है द फॉरेस्ट ऑफ एन्चांटमेंट्स, द फॉरेस्ट ऑफ एन्चांटमेंट्स। Who among the following is not an Indian diaspora writer? कौन नहीं है डायस्पोरा राइटर? सुजाता भट्ट, शशि देशपांडे, मीना अलेक्जेंडर, झुम्पा लाहिरी। तो हमारी जो आंसर आ जाएगी शशि देशपांडे। शशि देशपांडे एक डायस्पोरिक राइटर नहीं है, उन्होंने इंडियन सिचुएशंस के बारे में ही लिखा है, मोस्टली मिडिल क्लास वुमेन्स के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, उनके रिचुअल्स, उनकी जो ट्रेडिशंस हैं, उनकी जो छोटी छोटी चीज़ों को लेके जो सफरिंग है, उनका जो एक अपना एक प्रोटैगनिज्म है वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। एक हंगर को हंगर नहीं, फिडेलिटी को दिखाया है, सेक्स को दिखाया है, हर चीज़ जो है वो वुमनहुड के अराउंड जो कनेक्टिव है वो है। इनकी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी प्लेज, हमने इनके नॉवेल्स के नाम भी पहले डिस्कस किए थे, जैसे 3 डॉटर्स है ना, एक हमने देखा था
है ना। काफ़ी सारे हैं इनके बारे में, शशि देशपांडे के बारे में। अब हम बात करते हैं 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्स हुज वर्क्स वर कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ कंसीट्स आर। शशि देशपांडे के बारे में बाद में बात करते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है इनके बारे में अभी बात करना, मेरे माइंड में भी वही चलता रहना नहीं तो। सॉरी, डिफिकल्ट डॉटर्स मंजू कपूर का था, मैंने शशि देशपांडे का बता दिया आपको। शशि देशपांडे के जो थे वो अलग थे, है ना। जैसे कौन सा था हमने पढ़ा था वो, रूट्स एंड शैडो था, दैट लॉन्ग साइलेंस जिसके लिए इनको अवार्ड भी मिला था, दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। और एक इनका जो शैडो प्ले है वो शॉर्ट लिस्ट हुआ था हिंदू लिटरेरी प्राइज़ के लिए। और इनके तो काफ़ी थे, एक स्मॉल रेमेडीज, शैडो प्ले, बाइंडिंग वाइन नाम से था, एक दृष्टि नाम से था, और भी थे बट मुझे अभी याद नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट। इनके बारे में और बात करेंगे फिर किसी और दिन। द 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्स हुज वर्क्स वर कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ कंसीट्स आर। 85 का जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4 नंबर। दीज वर द मेटाफिजिकल पोइट्स। लेट वी टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन। देखिए इसमें जितने भी जो आंसर्स है वो सारे आरपीएससी के थ्रू ही दिए गए हैं, हमारी अपनी कोई इसमें प्रतिक्रिया नहीं है। सो the wild west wind is an example of personification, simile, oxymoron, apostrophe. So it is an example of apostrophe. ठीक है, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है apostrophe का एग्जाम्पल है। nor cast one longing lingering look behind, the repetition of sounds is called। तो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ जो साउंड है 87 में वो हो जाएगा हमारा एलिट्रेशन, लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक, है ना। तो इसका जो रिपीटेशन है वो ये आ जाता है। देखिए ऑक्सीमोरन से क्वेश्चन रिलेटेड जरूर आ रहे हैं। पेयर्स कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस न्यू और कॉम्प्लेक्स मीनिंग is an intentional exaggeration, makes a comparison stating that one is like the other, describe non-human things as having human attributes। तो 88 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा पेयर्स कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस न्यू और कॉम्प्लेक्स मीनिंग। 89 नंबर क्वेश्चन, मेटोनिमी इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम मैकबेथ। शेक्सपियर का लिखा हुआ प्ले है मैकबेथ, उसकी ये कुछ लाइंस दी गई हैं, उसमें हमें इसका किसका एग्जाम्पल देखना है, मेटोनिमी का। 89 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये है, आई ड्रिंक टू द जर्नल जॉय ओ द होल टेबल। नेक्स्ट है 90 नंबर, द ग्रेट इंडियन नॉवल इज रिटन बाय। ग्रेट इंडियन नॉवल जो लिखा गया है 90 नंबर, ये लिखा गया है शशि थरूर जी का। ये एक पॉलिटिशियन भी हैं और एक बहुत अच्छे राइटर भी हैं। 91 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू टू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। वन लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड इनटू अनदर लैंग्वेज। लिटरेरी लैंग्वेज इज कंसीडर्ड सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज। यानी कि ये पूछा जा रहा है, देखिए वापस से, कि जीटीएम के बारे में ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो दी गई है वो सही नहीं है, पहली चीज ध्यान रखना। ठीक है, स्टूडेंट लर्न वोकेबलरी आइटम्स बाय हार्ट, प्रोनाउंसिएशन टीचिंग इज स्ट्रेस्ड। तो 91 में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जीटीएम में प्रोनाउंसिएशन पर स्ट्रेस दिया जाता है, नहीं दिया जाता भाई, नहीं दिया जाता। डीएम में दिया जाता है, डायरेक्ट मेथड में दिया जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू ऑफ द डायरेक्ट मेथड। लो जी, अब हम भी आ गए। स्ट्रेस इज लेड ऑन एक्सटेंसिव लिसनिंग, नेटिव लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, द स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन इज डिस्करेज्ड इन द क्लासरूम, द पर्पज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज कम्युनिकेशन। 92 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा हमारा थर्ड, कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन जो है वो डिस्करेज किया जाता है, ये बिल्कुल गलत हो जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग कम्युनिकेशन का पर्पस यहाँ पर है, बिल्कुल है। नेटिव लैंग्वेज का यूज़ क्लास में नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाता जी। स्ट्रेस इज लेड ऑन एक्सटेंसिव लिसनिंग, एक्सटेंसिव लिसनिंग के ऊपर फोकस दिया जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है, लेकिन स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन को डिस्करेज किया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी, ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक होने वाला है। 93 नंबर क्वेश्चन, which one of the following option is not a limitation of the direct method। डायरेक्ट मेथड की लिमिट यहाँ पर कौन नहीं है इन ऑप्शंस में,
The method requires teachers having native like fluency in English language. A lot of teaching aids are required for teaching through this method. The skill of speaking is largely ignored. The method is largely dependent on the teacher's skill rather than on टेक्स्ट बुक. तो ये बात तो बिल्कुल सही है भाई. टीचर की जो फ्लुएंसी होगी, जितनी अच्छी टीचर की कमांड होगी जितनी ज़्यादा, वो उतना ज़्यादा अच्छे से अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको कन्विंस कर सकते हैं, उनको अपने साथ एंगेज कर सकते हैं उस पूरे प्रोसीजर में जो क्लास में चल रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो उनको समझाने की कोशिश की जा रही है. तो टीचर के ऊपर तो पूरा का पूरा फोकस है, इट्स ट्रू. बट लिमिटेशन नहीं है कि यहाँ पर स्पीकिंग को लार्जली इग्नोर किया जा रहा है. तो भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. स्पोकन पे तो सारा कुछ फोकस है भाई. आप अच्छे से सुनो, समझो और बोलो, रिएक्ट करो. राइटिंग मैनर पे भी इतनी बात नहीं हो रही जितनी यहाँ पर की जा रही है कि इसको स्पोकन लार्जली इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा नहीं है. 94 नंबर क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश पुट्स ए ट्रिमेंडस स्ट्रेन ऑन स्टूडेंट्स मेमोरीज? जीटीएम, डायरेक्ट, स्ट्रक्चरल, ऑडियो लिंगुअल मेथड. तो भाई अगर मेमोरीज की बात की जा रही है तो सीधा साधा सा आंसर है कि इसमें 94 में हम किसके ऊपर ध्यान देंगे? ट्रिमेंडेंस जो एक इफेक्ट आता है 94 में, वो आ जाएगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का. विच मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश पुट ट्रिमेंडस स्ट्रेन ऑन स्टूडेंट्स मेमोरीज? ट्रिमेंडस, ये ऑडियो लिंगुअल पे मत जाना कि हम जो चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, वो हमारे माइंड में रहती हैं, ठीक है. बट यहाँ पे स्टूडेंट को मतलब फोकस किया जा रहा है कि उनको जो पैटर्न सिखाया जा रहा है उनकी याददाश्त इतनी अच्छी है कि नहीं कि वो उन पैटर्न को समझ सकें, उसको याद कर सकें और फिर उसको यूज़ में ला सकें. तो यहाँ पे ट्रिमेंडस स्ट्रेन जो है वो मेमोरीज का, वो स्टूडेंट की मेमोरी का कहाँ जाता है? जीटीएम पे जाता है. 94 का 1 हो जाएगा. ऑडियो पे मत जाना. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन इज नॉट ट्रू ऑफ द स्ट्रक्चरल मेथड? 95 में जो ऑप्शन दिए गए हैं, मच यूज इज मेड ऑफ रिपीटेशन एंड एनालॉग्स, स्ट्रक्चर ड्रिलिंग, द ड्रिल्स प्रेजेंटेड आर generally mechanical, the method fails in developing learners communicative competence, structures and patterns are not carefully selected and graded. तो लिमिटेशन की बात की जा रही है 94 में, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात हम कर सकते हैं. स्ट्रक्चर और जो पैटर्न है उसको केयरफुली सिलेक्टेड और ग्रेडेड नहीं किया जाता है, ये इसका एक लिमिटेशन का क्राइटेरिया नहीं हो सकता है. किया जाता है, बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है भाई स्ट्रक्चर और पैटर्न सिखाने के लिए. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑडियो लिंगुअल मेथड? अब ऑडियो लिंगुअल मेथड से क्या चीज़ फिगर आउट नहीं करती है, एप्लीकेबल नहीं होती है? स्टूडेंट ओवर लर्न द टारगेट लैंग्वेज टू बी एबल टू यूज इट ऑटोमेटिकली, वोकेबलरी टीचिंग इज स्ट्रेस्ड, स्पीच इज बिलीव्ड टू बी मोर बेसिक टू लैंग्वेज देन रिटन फॉर्म, टीचर्स प्रेजेंट द मॉडल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज टू बी रिपीटेड बाय स्टूडेंट्स. तो 96 में हमारा जो आंसर हो जाएगा, वोकेबलरी टीचिंग इज स्ट्रेस्ड. तो यहाँ पे वोकेबलरी टीचिंग पे तो स्ट्रेस ऑडियो लिंगुअल में बिल्कुल भी नहीं दिया जाता. 97 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू ऑफ द ऑडियो लिंगुअल मेथड? देयर इज नो लर्निंग थ्योरी बिहाइंड दिस मेथड, हैबिट्स ऑफ द नेटिव लैंग्वेज इंटरफेयर विद द टारगेट लैंग्वेजेस लर्निंग, commission of errors should be prevented as much as possible, language acquisition results from habit formation. तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और आप बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं. देयर इज नो लर्निंग थ्योरी बिहाइंड दिस मेथड. अरे भाई क्यों नहीं है? ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है पूरी थ्योरी के साथ ही डेवलप हुआ है, पूरा उसके ऊपर रिसर्च किया गया है, ठीक है. तो है उसके पीछे भी थ्योरी और पूरा एक मोटिव के साथ उसको लाया गया था. द स्ट्रक्चरल मेथड प्राइमरली स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ, स्ट्रक्चरल मेथड जो है प्राइमरी स्ट्रेस देता है किसकी इम्पोर्टेंस को? 98 नंबर में जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या है? पैटर्न प्रैक्टिस की जाए, वोकेबलरी आइटम्स की, ग्रामेटिकल आइटम्स की या ट्रांसलेशन की? तो स्ट्रक्चरल मेथड जी सबसे पहले पैटर्न को सिखाता है. ही लाइक्स मैंगोज, शी लाइक्स मैंगोज, ठीक है. इस तरह से सिखाए जाते हैं, है ना, ये पैटर्न सिखाए जाते हैं. तो स्ट्रक्चरल मेथड का जो प्राइमरी जो फोकस होता है ना, जो इंपॉर्टेंस होती है वो पैटर्न प्रैक्टिस की होती है. नेक्स्ट लेते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, पिक द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द टीचर टू स्टूडेंट एरर्स इन फ्लुएंसी बेस्ड एक्टिविटीज इन CLT. Errors are never corrected by the teachers. Errors are tolerated only to corrected later. Errors are corrected immediately by the teacher. Students are made to self-correct the errors immediately.
तो यहाँ पे फ्लुएंसी बेस्ड एक्टिविटी जो करवाई जाती है CELT में टीचर के द्वारा, उसमें क्या रिस्पॉन्स किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे 99 में जो हम आंसर देखने वाले हैं वो होगा, और एरर्स आर टॉलरेटेड ओनली टू बी करेक्टेड लेटर। एरर्स को थोड़ी देर के लिए सहन कर लो जी, सहन कर लेंगे, लेकिन उसको ठीक भी करना है, सीखना है, समझना है, फिर अप्लाई करना है। चीज़ों को सीखने के लिए रखा गया है ना, लाया जाता है हमारे सामने, स्टूडेंट्स के सामने। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विद रिगार्ड टू टीचर्स रोल इन CLT। CLT में टीचर के रिगार्डिंग जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है टीचर के रोल के लिए, वो क्या है। द टीचर प्रेजेंट द लैंग्वेज मटीरियल, ही इस्टेब्लिश सिचुएशन फॉर कम्युनिकेशन, ही एक्ट्स एज ए को कम्युनिकेटर, ही परफॉर्म्स ऑल द अबव रोल्स। भाई ऑल द अबव रोल तो अपने को देना ही देना है, टीचर सारा कुछ ही करेगा, लैंग्वेज मटेरियल भी लाएगा, कम्युनिकेशन के लिए सिचुएशन भी इस्टेब्लिश करेगा, और को कम्युनिकेटर भी बनेगा। इसका मतलब फैसिलिटेटर है जी। आप सारा काम जो है एक रियल लाइफ सिचुएशन जो है वो क्रिएट करनी है। टीचर अपना पूरा माइंड में एक ऑब्जेक्टिव लेके ही आने वाला है उन सारी चीज़ों को सिखाने के लिए। 101 नंबर क्वेश्चन है, मीटर इन पोएट्री मीन्स स्ट्रेस्ड syllables, unstressed syllables, a pattern of stressed and unstressed syllables rhyme। तो 101 में हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3। Sorry, my daughter has come and she is saying hi, hi, hi to everyone. Shh, no, no, baby. Shh, keep quiet. 101 में मीटर इन पोएट्री मीन्स अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 102 number question, which one of the following feature is not true of communicative language teaching? The goal is to enable learners to communicate in the target language. The teacher evaluates students fluency as well as their accuracy. The activities like games and role plays are generally avoided. Language as used in real context is introduced. तो इसका जो आंसर होगा 102 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, द एक्टिविटीज लाइक गेम्स एंड रोल प्लेज आर जनरली अवॉइडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट ट्रू टू द ट्रेडिशनल ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर से रिलेटेड क्या चीज़ नहीं है। इट कंसीडर द रिटन literary language as the foundation of grammar. It treats the subject of grammar on inductive lines. It relies heavily on the use of definition and rules. It is prescriptive in nature. 103 में हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा नंबर 2। It treats the subject of grammar on inductive lines. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट रेलेवेंट टू कंट्रोल्ड कंपोजिशन। कंपोजिशन प्रमोटेड बाय पिक्चर्स, राइटिंग आउट अ स्टोरी टोल्ड बिफोर हैंड, समराइजिंग ऑफ रीडिंग मैटर, ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ऐसे राइटिंग। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मेरी बेटी छोटी सी है, 2 साल की है अभी, कल ही उसका बर्थडे था और बहुत नॉटी है, बार बार इंटरप्ट करने आ जाती है, सो I was disturbed. Let's back to the topic. Which one of the following activities is not relevant to controlled composition? Composition prompted by pictures, writing out a story told beforehand, summarizing of reading matter, traditional type of essay writing. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ऐसे राइटिंग। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है कि कंपोजिशन को कंट्रोल करने से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ऐसे राइटिंग नहीं करवाया जाता है, पहले से काफ़ी चेंज हो गया है। पैटर्न बना के दिया जाता है, डॉट पैटर्न दिया जाता है कि कुछ स्टार्टअप दे दिया जाता है, स्टार्टिंग लाइंस के कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं, फिर उसके कीवर्ड्स को आपको फिल करना होता है। बच्चों को, छोटे बच्चों को इसी तरह से सिखाया जाता है। 105. Which one of the following techniques is not a part of the presentation of vocabulary on direct method lines? डायरेक्ट मेथड में प्रेजेंटेशन ऑफ वोकेबलरी का कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है? डेमोन्स्ट्रेशन, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, ट्रांसलेशन। तो 105 में हमारा जो आंसर होगा वो होगा ट्रांसलेशन। कि डायरेक्ट मेथड में हमें चीज़ों को डिफाइन करना है,
डेमोन्स्ट्रेट भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है, लेकिन उनका ट्रांसलेशन नहीं करना है जी। हमें तो डायरेक्ट मेथड में बार बार वही बताया जा रहा है कि हमें उनको टारगेट लैंग्वेज में ही सिखाना है, ठीक है, तो ट्रांसलेशन नहीं करना है। 106 में आ जाएगा, सेलेक्ट द ऑप्शन नॉट रेलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एक्सटेंसिव प्रोज रीडिंग। डेवलपिंग जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, डेवलपिंग थ्रू द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, डेवलपिंग रीडिंग हैबिट्स, इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ रीडिंग। तो इनमें से हमारा कौन सा आंसर होगा 106 में? वो हो जाएगा सेकेंड, डेवलपिंग थोरो एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, ये हमें नहीं करवाना होता है। The reading skill of scanning is employed to get a complete understanding of the text, to locate a specific item of information, to have a general idea of what the text is about, to make prediction while reading। तो हमारा जो आंसर है 107 का वो होने वाला है टू लोकेट ए स्पेसिफिक आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन। 108 क्वेश्चन, ए टेस्ट वेयर ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू फिल इन एवरी फिफ्थ, सिक्स्थ और seventh word removed from a passage is called, sorry again, a test where a student is required to fill in every fifth, sixth और seventh word removed from a passage is called। तो यहाँ पे इसके पैटर्न को पूछा जा रहा है कि एक टेस्ट लिया जाता है स्टूडेंट्स का कि हर 5, 6, 7वें वर्ड को रिमूव कर दिया जाता है पैसेज से, वो क्या होगा? क्लोज टेस्ट होगा, डिस्क्रीट आइटम टेस्ट होगा, ओपन एंडेड टेस्ट होगा या इंक्लूजन टेस्ट होगा? तो 108 में इसका जो आंसर है वो होगा क्लोज टेस्ट, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दे दिए गए पैराग्राफ को। 109 क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन नॉट इंक्लूडेड इन द क्राइटेरिया ऑफ वोकैबुलरी सिलेक्शन। वर्ड फ्रीक्वेंसी, स्ट्रक्चरल वैल्यू, यूनिवर्सलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ जियोग्राफिक एरिया, स्पेलिंग। तो 109 क्वेश्चन में जो आंसर हमारा दिया गया है आरपीएससी ने वो दिया है स्पेलिंग को। 110, आइडेंटिफाई द ऑप्शन नॉट रेलिवेंट टू कंट्रोल्ड कंपोजिशन, डेलिमिटिंग द साइज ऑफ कंपटीशन, रेस्ट्रिक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सप्लाइंग ऑफ वोकैबुलरी आइटम्स, प्रोड्यूसिंग ऑफ आइडियाज एज वेल एज लैंग्वेज। तो A110 में जो ऑप्शन का आंसर दिया है आरपीएससी ने वो है प्रोड्यूसिंग ऑफ आइडियाज एज वेल एज लैंग्वेज। तो 111 में जो आंसर क्वेश्चन है, गिव मी द बुक ब्लैंक आई गेव यू, फिल इन द ब्लैंक है। 111 में जो आंसर होगा वो होगा हमारा विच। 112 हर लिटिल गर्ल्स आर ऑलवेज ब्लैंक ड्रेस्ड। तो 112 में जो आंसर है वो है हमारा प्रिटिली, ठीक है, प्रिटिली। पृथ्वी थिएटर इज ब्लैंक थिएटर इन मुंबई। तो यहाँ पे 113 में जो ऑप्शन है द ओल्डेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है द बुके ब्लैंक मी 500 रुपीज़। 114 में आंसर जो होगा वो होगा हमारा 4, कोस्ट। द बुके कोस्ट मी 500 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बुके ब्लैंक मी 500 रुपीज़। तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा कोस्ट। क्या आ जाएगा? कोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रशांत एंड किंटू आर माई ब्लैंक। तो इसमें आ जाएगा कज़न, ठीक है। 115 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कज़न्स। क्या हो जाएगा? कज़न्स। नेक्स्ट देखिए 116, ब्लैंक वुड दिस टेबल इज़ मेड ऑफ इज़ ओक, ठीक है। तो इसमें क्योंकि ओक की स्पेशलिटी को बताया गया है 116 में इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा द वुड दिस टेबल इज मेड ऑफ इज ओक। नेक्स्ट है 117, मैनी ब्लैंक मैन वुड वेलकम सच ए चांस एंड द जीरो आर्टिकल ए। 117 में इसका आंसर जो होगा वो होगा 4, ठीक है। 118, ब्लैंक ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लोर। तो यहाँ पे 118 का जो आंसर है वो होगा जीरो आर्टिकल, क्योंकि इसमें कोई भी आर्टिकल रिक्वायर्ड नहीं है। 119, देयर इज़ ब्लैंक वाटर इन द बॉटल हार्डली एनी। मतलब इस सेंस में आपको यूज़ करना है 119। तो इसमें आपको इसमें आ जाएगा देयर इज़ लिटिल वाटर, यानी कि नाम मात्र का भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से मामूली सा नाम मात्र का। तो 120 नंबर क्वेश्चन जो है, हाउ ब्लैंक टाइम डिड यू स्पेंड ऑन योर होमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो होगा हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड ऑन योर
homework. 121 नंबर क्वेश्चन है शी ब्लैंक स्टडी म्यूजिक वाइल शी वॉज इन दिल्ली। तो स्टडी की फॉर्म को बताना है, शी वॉज इन दिल्ली, तो ये सेंस में बताना है। 121 का आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा 2। 122 में रविंद्रनाथ टैगोर ब्लैंक ए नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो 122 में हमारा जो आंसर है वो होगा हैज़ रिटन। 123 number question is the prime minister blank the new heliport tomorrow। 123 में हमारा जो आंसर होगा will open, ठीक है। द ट्रेन ब्लैंक ब्रैकेट में लीव बिफोर आई ब्लैंक द स्टेशन। तो ये कॉमन सेंटेंस तो बहुत बार एग्जाम्पल में के थ्रू आपको करवाया जाता है क्लासेस में। तो 124 का जो आंसर होएगा हैड लेफ्ट एंड रीच्ड, ठीक है। 125 में द प्लेन ब्लैंक लीव फॉर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट 3 o'clock टमोरो आफ्टरनून। 125 में इसका आंसर आएगा 3, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम को बता रहा है। फिक्स फ्यूचर टाइम जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल को ही इंडिकेट करता है। तो 125 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। 126 की बात करते हैं। नीदर ऑफ देम ब्लैंक प्रेजेंट। 126 आंसर इज 2। 127 द प्रिंसिपल विद हिज टीचर्स ब्लैंक कम। हैज़ हैव इज अ, तो इसके जो ऑप्शन होंगे वो हो जाएगा हमारा हैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंटली एबल्ड मेंबर्स ब्लैंक लेट इन फ्री। 128 नंबर क्वेश्चन वॉज इज हैज़ वर। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा द डिफरेंटली एबल्ड मेंबर्स वर लेट इन फ्री। 129 a 5 judge bench blank appointed to decide the case were has was have। 129 में हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3। 130 फिश एंड राइस इज हिज फेवरेट फूड, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन को बनाया गया है तो ये इज आ जाएगा 130 में, ठीक है। 130 का 3 हो जाएगा। 131 दे एडवाइज हिम ब्लैंक वेट। तो 131 में हमारा जो आंसर है वो होगा 1। 132 में द ट्रेन स्टार्ट्स ब्लैंक 6:10 सो यू हैड बेटर बी स्टेशन एट 6 o'clock। तो 132 में जो हमारा आंसर होगा वो होगा 3 एट एंड बाय। ही हैज़ बीन हेयर ब्लैंक मंडे। 133 आंसर होगा 133 का आंसर हो जाएगा 4। ही हैज़ बीन हेयर सिंस मंडे, पर्टिकुलर डे को दिया गया है ना। फिर है 134 देयर मे बी एन इंडेक्स ब्लैंक द एंड ऑफ द बुक। 134 में जो आंसर होगा वो होगा हमारा 1। देयर मे बी एन इंडेक्स एट द एंड ऑफ, ठीक है, बुक। फिर है 135 हैव यू एनी गुड बुक्स ब्लैंक बॉटनी यू कैन लेंड मी ऑन। तो 135 का जो ऑप्शन आ जाएगा वो होगा हमारे पास 2 ऑन बॉटनी। बॉटनी से रिलेटेड जो बुक्स हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। 136 नंबर क्वेश्चन है यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड इन ऑर्डर टू विन द मैच। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है। यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड इन ऑर्डर टू विन द मैच। 136 का आंसर हो जाएगा नंबर 2। अनलेस यू प्रैक्टिस हार्ड यू कांट विन द मैच। 137 नंबर इज एज सून एज ही सॉ द टाइगर ही फ्लेड। 137 में जो इसका आंसर होगा आरपीएससी के द्वारा वो है 137 का 3। नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही फ्लेड। 138 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को चूज करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो दिया गया है हमें एक एग्जाम्पल, उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें देखना है। एवरीवन वुड डाई फॉर हिज कंट्री। 138 का जो आंसर होगा वो होगा हु वुड नॉट डाई फॉर हिज, हु वुड नॉट डाई फॉर हिज कंट्री, ठीक है। तो हमें इसको आंसर में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए 139 नंबर क्वेश्चन, इट इज़ फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। तो इसका जो हमें सेंटेंस बनाना है 139 का वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। नेक्स्ट है आई हैव रेड गोदान बाय प्रेमचंद। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो होगा हैव यू रेड गोदान बाय प्रेमचंद। 141 इट इज़ टाइम टू शट द शॉप। शट द शॉप पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर द अब सेंटेंस इज। तो इसमें 141 में इट इज़ टाइम टू शट द शॉप, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। 142 नंबर सेंटेंस ओपन द डोर सेंटेंस का पैसिव बनाना है। तो इसमें हम 142 में जो सेंटेंस बनाएंगे लेट द डोर बी
opened. नेक्स्ट है हु टोट यू ग्रामर. द करेक्ट सेंटेंस इन पैसिव इज. 143 का जो आंसर होएगा वो हो जाएगा बाय हुम वर यू टोट ग्रामर. 144 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं. द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग विल बी. दे सा हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस. दे सा हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस, इसका जो हो जाएगा 144 का वो होगा टू नंबर. ही वॉज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस. 145 नंबर. द सर्जन्स ऑपरेटेड ऑन हिम फॉर नियरली 10 आवर्स. इस सेंटेंस का जो आंसर हम बनाएंगे करेक्ट पैसिव जो होगा जो आरपीएससी ने दिया है, ही वॉज ऑपरेटेड ऑन बाय द सर्जन्स फॉर नियरली 10 आवर्स. फिर है 146 नंबर क्वेश्चन. डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस दिए गए हैं, इनको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में. ठीक है. आई सेड टू हिम डू यू नो माई नेम. कितना अच्छा सा सेंटेंस दिया है. आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू माई नेम. 146 में आंसर नंबर 4. अब देखिए 147 नंबर क्वेश्चन. ही सेड टू हिम प्लीज वेट देयर टिल आई रिटर्न. तो इसका जो आंसर हो जाएगा 147 का वो होगा ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न. ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर there till he returned. 148 number question. She said I begin my day with a cup of tea. तो इसका जो आंसर हम करने वाले हैं वो होगा she said that she begins her day with a cup of tea. ऑप्शन नंबर 2. 149 में देखिए जो सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच में दिए गए हैं, इनको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे. 149 में जो आंसर होगा राम सेड टू अर्जुन गो अवे. राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे. ठीक है. नेक्स्ट है 150 लास्ट इस पेपर का जो क्वेश्चन था. ही सेड दैट ही वुड गो एज सुन एज इट वॉज पॉसिबल. तो इसका जो आंसर है वो है ही सेड आई शैल गो एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल. तो आज के लिए इतना ही. इजी लाइफ चैनल के साथ जुड़े रहिए. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. जल्दी मिलते हैं एक और नए पेपर के साथ. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. आज थोड़ा वो बार बार रूम में आती रही है तो उसको मना नहीं कर सकते थे. शी वॉज अलोन एट होम विद मी, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर विद माई वर्क. सो थैंक यू सो मच कि आप सब धीरे धीरे इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं. जो लोग जुड़ रहे हैं, जो नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ें. ग्रोइंग अप चैनल है, इसको आगे लेके जाने में हमारी हेल्प करें ताकि हम और अच्छा कंटेंट लाने के लिए और मेहनत कर सकें. थैंक यू सो मच.